हाँ बेटा, आज हम सॉल्यूशन के टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे सॉल्यूशन को तीन प्रकार से डिवाइड किया जाता है: सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो क्या होता है बेटा, एक डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। ये मैंने क्या लिया, एक व्हीकल लिया, उसमें मैंने क्या भरा, सॉल्वेंट भरा, ठीक है। उस सॉल्वेंट में मैंने क्या मिक्स करना स्टार्ट किया बेटा, सॉल्यूट मिक्स करना स्टार्ट किया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मान लो मैंने रूम टेम्परेचर ले लिया 25 डिग्री से। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूट को ऐड कर रहा हूँ और ये सॉल्यूट इसमें क्या होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, ठीक है। मैंने सॉल्यूट को ऐड किया, अब ये सॉल्यूट को ऐड किया, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन मिलेगा, ये सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा, अनसैचुरेटेड होगा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्यों होगा, अगर इस सॉल्यूशन में अभी और सॉल्यूट को क्या कर सके, हम ऐड कर सकें, क्योंकि अभी इसमें थोड़ी सी मात्रा में मैंने सॉल्यूट ऐड किया, ठीक है। अभी इसमें और सॉल्यूट को मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। तो ये जो सॉल्यूशन मेरा बना है, वो सॉल्यूशन कैसा बना है बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है। अब आप में से कोई एक बच्चा आया क्लास का, उद्यमी सा बच्चा, बोला सर मैं तो बहुत ज़्यादा सॉल्यूट लेके आता है और मुझे सॉल्यूट देता है, कहता है सर घोलिए, डिजोल्व कीजिए। अब मैंने सॉल्यूट को क्या करना स्टार्ट किया, डिजोल्व, और सॉल्यूट को डिजोल्व करना स्टार्ट किया इसी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में, और सॉल्यूट को डिजोल्व करना स्टार्ट किया। तो मैं क्या देखता हूं कि एक समय के बाद यहां इस बीकर में नीचे क्या बनना स्टार्ट हो गया, प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो गया। क्या बनना स्टार्ट हो गया, प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो गया। तो फिर मैं अब इसमें सॉल्यूट को मिक्स करना क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। अब इसमें सॉल्यूट को मैं ऐड नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये जो अब जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, क्योंकि अब इसमें प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट होगा, अब इसमें और सॉल्यूट मिलाएंगे तो और इसके प्रेसिपिटेट क्या होंगे, बनेंगे, ठीक है। तो ऐसा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें क्या है, प्रेसिपिटेट बनने लगे, मतलब कि अब इसमें और ज्यादा क्या है, सॉल्यूट इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर या एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड। ध्यान से समझो, मैं फिर से क्या बताना चाह रहा हूं। एक बीकर लिया, इस बीकर में सॉल्वेंट था, इस सॉल्वेंट में मैंने क्या ऐड किया, सॉल्यूट ऐड किया एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। अब मैं इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद अब इसमें क्या है, सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्वेंट, तो ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होने के बाद क्या मिल जाएगा अपन को, सॉल्यूशन मिल जाएगा। थोड़ा सा सॉल्यूट डिसॉल्व किया, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन बना, कैसा बना, ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बना। ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्यों बना, क्योंकि अभी इस सॉल्वेंट में आप और सॉल्यूट को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अब मैंने क्या है, सॉल्यूट को और इसमें ऐड करना स्टार्ट किया। ऐड करने के बाद एक ऐसा पॉइंट आ गया जिसके बाद क्या है, अब इसमें और ज्यादा क्या है, आप सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अब प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो गए। छोटे छोटे से पार्टिकल्स क्या है, इस बीकर में नीचे क्या है, आने लगे। तो मतलब जब इसमें प्रेसिपिटेट बन जाए, मतलब कि अब ये सॉल्यूशन कैसा हो चुका है, सैचुरेटेड हो चुका है, मतलब कि अब इसमें और ज्यादा सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। अब तो मैंने लिख के भी रखा है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, ठीक है। सैचुरेटेड मतलब कि अब ऐसा पॉइंट आ जाएगा, अब इसमें और ज्यादा सॉल्यूट को क्या है, आप ऐड नहीं कर सकते। नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब फिर भी आपके मन में आ रहा होगा कि सर नहीं, हमें तो और सॉल्यूट को क्या करना है, ऐड करना है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसी बीकर में आप क्या कीजिए, अब ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और सॉल्यूट नहीं ऐड हो सकता। अब इस बीकर को क्या कर दीजिए, आप हीट करना स्टार्ट कीजिए। आप गर्म करने लगोगे तो आप देखोगे कि आप इसमें जितना सॉल्यूट डालते जाओगे, हीट होने के कारण ये सॉल्यूट इसमें क्या होता जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन हो जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा। अब क्या होगा क्या, एक समय के बाद ये गैस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन कैसा बन गया होगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। कौन सा सॉल्यूशन बन चुका होगा, सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा हाई करना पड़ता है, तब जाके क्या होता है, ये सुपर सैचुरेटेड क्या है, सॉल्यूशन मिलता है। इसी सॉल्यूशन को क्या है, मेटा स्टेबल सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटा स्टेबल, ठीक है। इतना आसान लगता है, लेकिन ये इतनी आसानी से सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता नहीं है। प्रैक्टिकली सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा क्या चाहिए होता है,
टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कभी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं हो सकता, इसके लिए टेम्परेचर हमेशा क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। जबकि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हमेशा किस पे बनते हैं, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर बनते हैं, ठीक है। अब ये देखने के बाद अपन देखते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पे सॉल्यूशन को क्या है, दो प्रकार से अपन डिफाइन कर सकते हैं, एक तो क्वालिटेटिवली, एक क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली सॉल्यूशन कैसा होता है बेटा, दो प्रकार का होता है, या तो डाइल्यूट होता है या फिर क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। कैसा होता है बेटा, या तो डाइल्यूट होता है या फिर क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। ऐसा सॉल्यूशन आपका जिसमें सॉल्यूट बहुत कम मिला हो, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट में सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है बहुत कम हो, लेस हो, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। ध्यान से सुनिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम हो, क्या कहलाता है, डाइल्यूट, ठीक है। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट रिलेटिवली डाइल्यूट से, रिलेटिवली सॉल्यूट क्या है, रिलेटिवली सॉल्यूट की वैल्यू थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डाइल्यूट। इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्यूट की वैल्यू इतनी ज्यादा होगी, क्वांटिटी इतनी ज्यादा होगी कि वो सॉल्वेंट से ज्यादा होगी, सॉल्वेंट से तो कम होगी। लेकिन अगर हम डाइल्यूट से क्या है कंपेयर करें, तो डाइल्यूट में जो सॉल्यूट लिया था उससे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट लेते हैं उसकी क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये तो हमने क्वालिटेटिवली क्या है डिवाइड कर लिया, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। लेकिन क्वालिटेटिवली इतना ज्यादा क्या है, सही तरीके से हम क्या सॉल्यूशन को डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम क्वांटिटेटिवली क्या है इन्हें डिफाइन करते हैं। क्वांटिटेटिवली क्या है, सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए हमें कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए ये तो सब बेसिक था। अब मेन जो पोर्शन स्टार्ट होने वाला है वो है कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। इसको जरूर देखना बेटा, कंसंट्रेशन टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन टर्म से पहले अपन ने देखा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट की प्रेजेंस को आप जब सॉल्यूशन में बताते हो, जब भी आप सॉल्यूट की प्रेजेंस को सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में बताते हैं कि इस ये पर्टिकुलर सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूशन में इतना मिलाया गया है, कितना सॉल्यूट सॉल्यूशन में मिलाया गया है, उसे बताने के लिए जिन टर्म्स का यूज होता है वो कंसंट्रेशन टर्म कहते हैं। और उसकी प्रेजेंट को कंसंट्रेशन के द्वारा बताया जाता है। सॉल्यूट की प्रेजेंट को सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन के द्वारा बताया जाता है और उसी को कंसंट्रेशन कहा जाता है। तो इन्हें डिफाइन करने के लिए जो टर्म होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कंसंट्रेशन टर्म कहा जाता है, ठीक है बेटा। जैसे मैं आपसे एक सिंपल सी शब्दों में बोलूं, मैंने एक चाय बनानी है, चाय के लिए मैं दूध में क्या मिलाऊंगा, शक्कर मिलाऊंगा। थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो दूध में शक्कर मिलाने के बाद मैंने आपके पास क्या है, चाय लेके आया। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि दूध और शक्कर को मिला के आपने चाय बनाई। यहाँ पर दूध आपने ज़्यादा लिया तो दूध किसकी तरह काम करेगा, सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। शक्कर किसकी तरह काम करेगी, सॉल्यूट, क्योंकि ये लेस क्वांटिटी में थी, दूध ज़्यादा क्वांटिटी में था। दोनों से मिलने से क्या बना, सॉल्यूशन, मान लो कि चाय बना, ठीक है। तो अब आप ये चाय लेके किसी मेहमान के पास जाते हो और वो मेहमान आपसे पूछता है कि बताइए आपने इस चाय में कितनी शक्कर मिलाई थी। तो उसने आपसे क्या पूछा है, उसने आपसे इस चाय मतलब सॉल्यूशन में किसकी प्रेजेंस के बारे में पूछा है, सॉल्यूट की प्रेजेंस के बारे में। तो आप कुछ ना कुछ तो बोलोगे कि 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, ठीक है। तो ये क्या है, कंसंट्रेशन को, ये चम्मच है वो किस चीज को बता रहा है, कंसंट्रेशन को बता रहा है। किसकी कंसंट्रेशन को बता रहा है, शुगर की कंसंट्रेशन को बता रहा है चाय में, या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को किसमें बता रहा है, सॉल्यूशन में, ठीक है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में चम्मच वगैरह तो चलता नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स चलती हैं। उन कंसंट्रेशन टर्म्स को आपको समझना है, एक एक करके हर एक कंसंट्रेशन टर्म्स को हम समझेंगे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन समझ में आया, सॉल्यूशन में कितना मिलाया गया उसे बताने के लिए किसका यूज करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए आप, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। बेटा क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें अगर आपको कुछ लिखना हो, है ना, तो स्क्रीनशॉट लेके आप उसे नोट डाउन कर ले। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ध्यान से देखो, प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट की प्रेजेंस को किसमें बता रहा है, सॉल्यूशन में। क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। एंड द टर्म विच इज यूज्ड टू डिफाइन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। वे टर्म जो क्या है कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं, क्या कहलाते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स लिखे हुए हैं, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है, एंड मोल फ्रैक्शन।
ठीक है, तो ये आपको कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ना है, जिसमें नॉर्मेलिटी आपके सिलेबस से निकाल दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी नॉर्मेलिटी नहीं दिया, फिर भी मैं आपको पढ़ा दूंगा नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी, है ना। आपको बस मोलैरिटी मोलिलिटी तक ध्यान देना, बाद बाकी जितनी भी मैंने कंसंट्रेशन टर्म लिखी है सब एक अपन धीरे करके देखेंगे। सबसे हम पहली कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ते हैं, मास परसेंट क्या होता है। इसे W/W परसेंट भी कहा जाता है या वेट परसेंट भी कहा जाता है, W/W से तो डिनोट किया जाता है। ठीक है, मास परसेंट क्या होता है, मास परसेंट को समझिए आप थोड़ा सा। स्कूल में परसेंटेज निकालिए, सभी बच्चों ने परसेंटेज निकाले होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी बातों को ध्यान दीजिए। मैंने एक एग्जांपल दिया कि 600 का पेपर था जिसमें से आपके 480 मार्क्स आए। 600 के पेपर में से आपके कितने मार्क्स आते बेटा, 480। 600 के पेपर में से आपने 480 मार्क्स लाए, बताइए आपकी कितनी परसेंटेज बनी। तो आप क्या बोलेंगे, 480 मार्क्स आपके आए वो आप ऊपर रखेंगे, कितने में से आए बेटा, 600 में से आए वो नीचे रखेंगे, इनटू परसेंटेज निकालना है तो आप किसका इनटू करेंगे, 100 का। सॉल्व करोगे कितनी परसेंट बन गई बेटा, 80%। इसी तरीके से मैं आपसे बोलूं कि ये सॉल्यूशन में जो मिलाया है उसकी, मैंने बोला कि मैंने 10 ग्राम सॉल्यूट मिलाया है, मैंने ये 10 ग्राम सॉल्यूट इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या किया है, डिसॉल्व किया है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने 10 ग्राम सॉल्यूट इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है डिसॉल्व किया है। तो यहाँ मैंने सॉल्यूट की क्वांटिटी कैसी बताई है, ग्राम में बताई है। अब मैं ग्राम में ना बताते हुए मुझे इसे परसेंटेज में बोल रहा हूँ, तो मैं कैसे निकालूंगा कि ये इसका कितना परसेंटेज है। मैं क्या करूँगा, सॉल्यूट को ऊपर रखूँगा, 100 नीचे सॉल्यूशन, इनटू क्या करूँगा 100, सिंपल मैथ्स, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना बचा 10, तो 10%। तो कुछ नहीं है, सॉल्यूट को आपको सॉल्यूशन में बताना है और किसके टर्म में बताना है, सॉल्यूट का ये जो मास है वो सॉल्यूशन में का कितने परसेंट है। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो सॉल्यूट आपने सॉल्यूशन में मिलाया है वो सॉल्यूशन का कितना परसेंटेज मिलाया है, कितना परसेंटेज मिलाया है। अगर ये मास बता रहे हो तो सॉल्यूट का मास इस सॉल्यूशन का कितने परसेंटेज है, सॉल्यूट का मास सॉल्यूशन के मास का कितने परसेंट है, मास परसेंटेज कहलाता है। सॉल्यूट का मास सॉल्यूशन का के मास का कितने परसेंट है, ये क्या कहलाता है, मास परसेंटेज कहलाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ठीक है, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितने परसेंटेज मिलाया गया, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितने ग्राम मिलाया गया है उसकी परसेंटेज वैल्यू मास परसेंट कहलाता है। इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर याद रखना बेटा, सॉल्यूशन का मास कंफर्म है 100 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने कितने ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट मिलाया था वो उसका मास परसेंट कहलाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, देखिए यहां पर जैसे अपने फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज निकालने के लिए किसका इंटू करोगे आप, 100 का। किसी भी, ये जरूरी नहीं है कि सॉल्यूट का ही मास परसेंटेज निकाले, आप सॉल्वेंट का भी मास परसेंट निकाल सकते हो। तो मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, 100 का इंटू क्यों कर रहा है, क्योंकि परसेंटेज जब भी निकाला जाएगा हमेशा मैथ्स में किसका इंटू किया जाता है, 100 का इंटू किया जाता है। अब हम अपनी दूसरी कंसंट्रेशन टर्म को देखते हैं, वॉल्यूम परसेंट। इट इज द वॉल्यूम परसेंट, जैसे मास परसेंट होता है वैसे ही क्या होता है, वॉल्यूम परसेंट होता है। ठीक है, मास परसेंट में हम सॉल्यूट को किस में डिसॉल्व कर रहे थे, हम सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे थे और उसके मास की बात कर रहे थे कि बताइए इस सॉल्यूशन में कितना आपने सॉल्यूट क्या है डिसॉल्व किया है। ठीक है, अब वॉल्यूम परसेंट जो होता है वो सेम होता है, बस यहां पर क्या है, मास की जगह किसकी बात हो जाती है, वॉल्यूम की बात हो जाती है। इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम मतलब कितना लिक्विड में सॉल्यूट आपने क्या है डिसॉल्व किया है इस सॉल्यूशन में। एक मैंने सॉल्यूशन है मेरे पास 100 ml का, ठीक है, 100 ml का सॉल्यूशन है। मैं आपसे बोलता हूं कि बताइए इस 100 ml, तो सीधी सी बात है, अगर तुमने सॉल्यूशन बनाया 100 ml का तो कुछ ना कुछ सॉल्यूट लिया होगा, कुछ ना कुछ सॉल्वेंट लिया होगा। मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि इस 100 ml सॉल्यूशन में आपने सॉल्यूट
कितने ml मिलाया है। इस सॉल्यूट की प्रेजेंस इस सॉल्यूशन में ml के टर्म में बताना ही क्या कहलाता है, वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे कि ये जो सॉल्यूट है वो आपने सॉल्यूशन में कितना मिलाया है, कितने ml सॉल्यूट मिलाया है, तब जाके ये सॉल्यूशन 100 ml का बना है, वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम परसेंट कहलाता है। तो वॉल्यूम परसेंट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब इनको पढ़ना आना चाहिए। मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खासियत क्या है, इन्हें पढ़ना आना चाहिए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया 10% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या है, हमने एक सॉल्यूशन बनाया, ये सॉल्यूशन मैंने बताया है, जब भी परसेंटेज बाय मास होगा या परसेंटेज बाय वॉल्यूम, सॉल्यूशन हमेशा कितना लेना है, 100 ml। तो यहाँ तो ये क्लियर हो गया कि ये सॉल्यूशन बनाया है, तो सॉल्यूशन कितना होगा, वॉल्यूम है तो 100 ml होगा। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, अब 10% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, मतलब इथेनॉल को मिला के एक एक्वा सॉल्यूशन बनाया गया, मतलब इथेनॉल C2H5OH और वाटर को मिला के एक सॉल्यूशन मिलाया बनाया, जिसमें इथेनॉल जो है वो 10% है। ठीक है, किसका 10% है, सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन अपन कितना मानते हैं, 10 ml, तो इसका 10% कितना होगा, 10 ml। ठीक है, 10 ml इथेनॉल होगा, तो 90 ml क्या होगा, वाटर, और इन दोनों के मिलने से क्या बना होगा, 100 ml। जैसे मैं बोलूं कोई दूसरा क्वेश्चन, मैंने बोला 35% सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल मतलब क्या है, जो सॉल्यूशन होगा, यहां से सिर्फ दो ही चीजें पता पड़ने वाली हैं। क्या पता पड़ने वाली है, सॉल्यूशन जो है उसका वॉल्यूम पता पड़ जाएगा, जब भी 35% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाय वॉल्यूम, तो यहां से दो चीजें पता पड़ने वाली हैं। बाय वॉल्यूम लिखा है, मतलब कि सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम आप एज्यूम कर ही लिया करो 100 ml है। ठीक है, और जो आपने इस सॉल्यूशन को बनाया है इथिलीन ग्लाइकोल और वाटर को मिला के, उसमें इथिलीन ग्लाइकोल जो है वो 35% है, मतलब जो इथिलीन ग्लाइकोल है वो आपका कितना है, ये इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला लिखा मैंने, वो कितना है, 35 ml। अगर इथिलीन ग्लाइकोल 35 ml होगा तो सीधी सी बात है, बचा हुआ 75 ml क्या होगा, वाटर होगा, और इन दोनों के मिलने से 100 ml का क्या बना होगा। ये याद रखना बेटा, 35% इथिलीन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन एंटी फ्रीज कहा जाता है, या कूलेंट बोलूं, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन होता है या कूलेंट। मतलब विदेशों में क्या होता है बेटा, ठंडक बहुत ज्यादा होने के कारण गाड़ियों में क्या है, पानी के साथ उसमें इथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, जिससे वो वाटर जो होता है ज्यादा ठंड में क्या है, बर्फ के फॉर्म में जमे नहीं। एक्चुअली क्या होता है, सर्दी वाले देशों में, इंग्लैंड अमेरिका वगैरह में क्या होता है, बहुत ज्यादा सर्दी होने के कारण कार में हम जब पानी भरते हैं तो उसके कार के रेडिएटर का जो पानी है वो ठंड में जम के क्या है, रेडिएटर को खराब कर सकता है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कम रहता है। ठीक है, तो पानी रेडिएटर में आपने पानी डाला कार के रेडिएटर में, और अगर पानी वो जम के बर्फ में कन्वर्ट हो गया तो आपका रेडिएटर कार का क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए वो पानी जमे ना, ठीक है, इजिली फ्रीज ना हो, इसलिए उसमें क्या मिला दिया जाता है, अल्कोहल मिलाया जाता है, इथिलीन ग्लाइकोल मिला दिया जाता है। आपको मैं बता दूं, कोई भी अल्कोहल हो वो वाटर के क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अगर वाटर क्या होता है 0 डिग्री पर जमता है तो फिर वो जाके माइनस पे जमता है, ये आप जाने के बाद -17 डिग्री सेल्सियस पे जाके जमेगा। वैसे वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही जम जाता है, लेकिन अब ये कितने पे जाके जमेगा बेटा, आपका -17 डिग्री। ठीक है, तो ये याद रखना बेटा। तो 35% सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि इस सॉल्यूशन में 100 ml क्या है आपका, इथिलीन ग्लाइकोल, 100 ml का अपन ने सॉल्यूशन बनाया, जिसमें 35 ml क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल। अब हम दूसरी टर्म देखते हैं। जैसे मैंने बोला 10% H2SO4, 10% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो सॉल्यूशन बनाया है उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम
100 ml हो गया, और उसमें जो सॉल्यूट है मतलब H2SO4 है उसका वॉल्यूम 10%, मतलब कि 10 ml हो गया। और सीधी सी बात है, आपका सॉल्यूशन बनाया होगा तो वाटर के साथ बनाया होगा, तो वाटर आपका क्या होगा 90 ml। तो ये तीन चीज़ें आपको पता पड़ती हैं इस एक लाइन से, ये आपको समझना आना चाहिए कि ये लाइन कहती क्या है। इसी से परसेंट अगर बाय मास होता है, जैसे 20%, 20% ग्लूकोज, 20% ग्लूकोज इन अ सॉल्यूशन बाय मास, सन बाय मास। इसका मतलब क्या है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 20% क्या है, ग्लूकोज है, तो सॉल्यूशन बाय मास है, मतलब उस सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास हो गया बेटा 100 ml, उसमें ग्लूकोज कितना है 20%, मतलब मास ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया बेटा 20 ml। तो भैया आपने सॉल्यूशन बनाया तो दूसरी चीज क्या होगी, वाटर, तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मतलब सॉल्वेंट 80, सॉरी मास है ग्राम, यहाँ पर ग्राम का यूज करो 80 ग्राम। तो जब भी मास होगा तो यहाँ पर 100 ग्राम मानना है आपको, ठीक है, ये 20 ग्राम हो जाएगा और ये 80 ग्राम हो जाएगा। एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, जैसे ये 3.62% NaOCl सोडियम हाइपोक्लोरेट, ठीक है, ये कॉमर्शियल ब्लीच कहा जाता है बेटा। आजकल जो लॉकडाउन के कारण जो नगर निगम वाले क्या है सैनिटाइज कर रहे हैं पूरे एरिया को, वो इसी सॉल्यूशन से कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा सैनिटाइज करते हैं जहाँ पर क्या कोरोना के पेशेंट पाए जाते हैं, तो वो यही सॉल्यूशन होता है 3.62% NaOCl, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। इस सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या है, एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ से पता पड़ गया 100 ml होगा, एक सॉल्यूशन बनाया आपने 100 ml का, जिसमें NaOCl कितना है, का वॉल्यूम कितना है 3.62% है, और वाटर को मिलाया होगा, वाटर का वॉल्यूम कितना है, इन 100 में से माइनस कर दोगे तो किसका निकल आएगा, वाटर का वॉल्यूम निकल आएगा कुछ 96 पॉइंट के लगभग कुछ, है ना, 96.38 ml। तो इस तरीके से आप परसेंटेज, मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट को समझ सकते हैं। अपनी आगे की कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं।